ओके। हाँ विद्यार्थियों, आज हमारे प्राध्यापन और अध्ययन का विषय है भारत की विदेश नीति के आधारभूत तत्व, यानी डिटरमिनिंग फैक्टर्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। इसमें आप देखें कि प्रत्येक देश की विदेश नीति कुछ आधारभूत तत्वों पर आधारित होती है। इसी तरह से जो हमारे भारत की विदेश नीति है वो भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आधारभूत तत्वों पर आधारित है। इनमें पहला तत्व है भौगोलिक तत्व। भारत के भूगोल को और भारत के चतुर्दिक जो चीज़ें स्थित हैं, जैसे उत्तर में हिमालय पर्वत है और जो समुद्री सीमा है, दक्षिण में हिंद महासागर है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, लगभग 7000 किलोमीटर का जो समुद्री क्षेत्र है। तो इसके आधार पर आप देखें कि जो हम भारत की विदेश नीति का निर्धारण करते हैं तो अपने भूगोल को देख करके हम और इसके अलावा दुनिया के तमाम देश इस भौगोलिक तत्व को इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि प्रोफेसर ईयर्स ने कहा था कि जो भूगोल है तमाम चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन भूगोल अपने शिकार को मजबूती से पकड़े रहता है। इसी प्रकार से नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि भूगोल वो महत्वपूर्ण तत्व है जिससे विदेश नीति को अलग रख करके अध्ययन नहीं किया जा सकता। हमारे देश के अंदर जो तमाम तरह के संसाधन हैं, खनिज संसाधन हैं, और इसके अलावा जो इसकी आकृति है भारत की, भारत एक प्रायद्वीप है, 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो इस आधार पर आप देखें कि हमें ये देखना होता है कि उत्तर में हिमालय है, उसके उस साइड में चाइना है, तो चाइना को लेकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तमाम पड़ोसी देशों को देखकर हमें किस तरह की विदेश नीति को एडॉप्ट करना है। तो आप देखें कि भूगोल जो है ये महत्वपूर्ण तत्व है और ये आधारभूत तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जिसके आधार पर हम अपनी विदेश नीति का ताना बाना बुनते हैं। इसके अलावा आप देखें कि गुटबंदियां, जब भारत की विदेश नीति का निर्माण किया जा रहा था, जैसा पूर्व के लेक्चर में भी मैंने कहा, तो जो हमने गुटबंदियों को देखकर, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बल्कि उससे पहले ही एक संरचना और एक कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा था और दुनिया 2 गुटों में बढ़ती जा रही थी। एक तरफ अमेरिका पूंजीवादी देशों का नेतृत्व कर रहा था और दूसरी तरफ आप देखें सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ, जो कि साम्यवादी देशों का अगुवा बना हुआ था। तो इस तरह से आप देखें कि ऐसी कंडीशन में 1947 में भारत आजाद हुआ। अब हमें अपनी विदेश नीति का निर्धारण करना था, उसका निर्माण करना था। तो एक तो ये था कि हम किसी एक गुट के साथ शामिल हो जाएं, पूंजीवादी गुट के साथ चले जाएं, यानी अमेरिका के नेतृत्व में आ जाएं, या हम पूर्व सोवियत संघ जो कि साम्यवादी राष्ट्रों का हुआ था, नेतृत्व करता था, उसके साथ जा सकते थे। तो यहाँ पर आप देखें कि जो नेहरू का व्यक्तित्व है, पंडित नेहरू ने इस चीज को देखा कि गुटों के साथ मिलना, किसी एक गुट के साथ मिलना, इसके माने हमें अपनी आंशिक पराधीनता जो है स्वीकार कर लेना। भाई विशाल देश है, ताकतवर देश है, तो जाहिर है हमें उसके आदेशों का अनुपालन करना होगा। तो ऐसी कंडीशन में गुटबंदियों को त्यागते हुए हमने गुट निरपेक्ष नीति का रास्ता अपनाया कि हम जो है नॉन अलाइंड रहेंगे, तटस्थ रहेंगे और दूसरी दोनों जो महाशक्तियां हैं उनके प्रभाव से दूर रहेंगे। ठीक है, तो आप देखें गुटबंदियां, इनको दृष्टि में रखते हुए ही भारत ने गुट निरपेक्षता के सिद्धांत का अनुपालन किया। तो तीसरा जो है विचारधाराओं का प्रभाव। भारत की विदेश नीति पर एकदम स्पष्ट रूप से विचारधाराओं का प्रभाव देखा जा सकता है। भारत में जो महापुरुष पैदा हुए, महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, इन सब का के व्यक्तित्व का प्रभाव भी हमारी विदेश नीति में देखा जा सकता है। देश के आज़ाद होने के बाद भारत ने कभी भी किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया
पता ये लगा कि हम शांति की नीति का अनुपालन करने वाले हैं, है ना, हमारी विदेश नीति में। और इवन जब हमने अपने भारत के संविधान का निर्माण किया तो नीति निर्देशक तथ्यों के अंतर्गत अनुच्छेद 51 में साफ साफ लिखा है कि भारत जो है, भारत की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सौहार्द बढ़ाने में ये पूरी तरह से सहयोग करेगी और उस तरह की नीति को अडॉप्ट करेगी। तो आप देखिए विचारधाराओं का, पंचशील का जो हमने सिद्धांत बनाया, पंचशील का सिद्धांत भी आप देखें, महात्मा बुद्ध का जो सिद्धांत है पंचशील का, उसी सिद्धांत की बहुत कुछ कॉपी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारी विदेश नीति के एक आधारभूत जो तत्व हैं उनमें विचारधाराओं का प्रभाव भी है। नेक्स्ट है नेहरू का व्यक्तित्व। नेहरू एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर सोच के व्यक्ति थे, बहुत ही विद्वान थे, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री से लेकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताबों के वो राइटर हैं और उन्होंने बाकायदे समग्र विश्व का और भारत के इतिहास का बहुत गहराई से और निरपेक्ष रहते हुए अध्ययन किया था। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने समझ लिया था कि हमें भारत की विदेश नीति को कैसा रूप देना है। वो अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व थे, जहां राष्ट्रवाद, पॉजिटिव राष्ट्रवाद उनके अंदर था, साथ ही साथ वो पूरे विश्व से मिलने में भी पूरा विश्वास रखते थे। हालांकि नेहरू ने स्वयं कहा कि भारत की विदेश नीति की संरचना में मेरा योगदान रहा है, लेकिन इसमें कोई मेरा विशेष योगदान नहीं है। मेरी जगह अगर कोई और भी व्यक्ति होता तो भी भारत की विदेश नीति बहुत कुछ ऐसी ही होती। ये नेहरू का बड़प्पन था, लेकिन आफ्टर ऑल नेहरू की जो दूरदृष्टि है उसका प्रभाव बाकायदे भारत की विदेश नीति में स्पष्टतया देखा जा सकता है। नेक्स्ट आप देखें ऐतिहासिक परंपराएं। पूरी समग्र हिस्ट्री का इतिहास को उठाकर हम अध्ययन करते हैं तो हमने कभी भी किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया है, न केवल देश की आज़ादी के बाद बल्कि पूर्व में भी हमारा चरित्र इस तरह का रहा है। वसुधैव कुटुंबकम अयम निजा परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा समग्र पृथ्वी परिवार के समान है। इस देववाणी, इस देव वाक्य को हमने और पूरे भारतीयों ने इसको अडॉप्ट किया है। तो आप देखें जो हमारी ऐतिहासिक परंपराएं हैं इसका भी प्रभाव भारत की विदेश नीति पर पूरा पूरा देखा जा सकता है। आर्थिक तत्व, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हर देश आर्थिक रूप में संपन्न होना चाहता है। देश जब आज़ाद हुआ तो हमारी आर्थिक हालात बहुत खराब थे। इवन आप देखें जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका निर्माण भी देश के अंदर नहीं होता था। हमने अपनी विदेश नीति इस तरह से अडॉप्ट की। इवन जो हमने गुट निरपेक्षता का सिद्धांत अपनाया तो गुट निरपेक्षता के सिद्धांत के पीछे एक थ्योरी ये भी थी कि हमें दोनों महाशक्तियों से सहयोग लेना था। और आप देखें पंडित नेहरू का इसमें योगदान पूरा देखा जाएगा कि बाकायदे उन्होंने अमेरिका से भी मदद ली, सोवियत संघ से भी मदद ली और भारत का जो आर्थिक आधार है उसको मजबूत करने के लिए जो प्रारंभिक आप देखें बड़ी बड़ी जो कारखाने बने, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला का स्टील प्लांट जो कि जर्मनी के सहयोग से बना, तो ये तमाम जो स्टील प्लांट थे वो इन सारे प्लांट को कहा करते थे आधुनिक विकसित भारत के मंदिर। क्योंकि हमें पता है कि लोहा आज के समय में स्वर्ण की तरह है। जिस देश के पास लोहा ज़्यादा है तो जाहिर है वो बड़े बड़े भवन, पुल, रेलवे के ट्रैक ये सब कुछ बना सकता है। सभी पे लोहा ही वर्क करता है। तो आयरन के बड़े बड़े कल कारखानों की नींव रखी गई। आज भी हम अपनी विदेश नीति में जो भी नीतियां अडॉप्ट करते हैं या जिन देशों से हम संबंध बनाते हैं तो हम अपने राष्ट्रीय हितों के अंतर्गत आर्थिक तथ्यों को प्राथमिकता देते हैं और हर देश देता है। तो इस तरह से आप देखें आर्थिक तत्व भी हमारी विदेश नीति में बाकायदे इनका दिग्दर्शन होता है। सैनिक तत्व आप देखें कि देश लंबे समय से गुलाम रहा था और
पूर्व में तुर्कों से लेकर मुगलों और बाद में अंग्रेज, इन सब के हम समय समय पर गुलाम रहे। तो ये जो सैनिक तत्व है, इसके अंतर्गत हमने अपनी सेना को बढ़ाने में और सेना संबंधी जो प्रौद्योगिकी और जो टेक्नोलॉजी है उसको अपनाने में जो है हमारी विदेश नीति के अंतर्गत शुरू से ही ध्यान दिया गया। और स्टार्टिंग से ही, इवन आप देखें, कॉमनवेल्थ अंग्रेजों का बनाया हुआ एक संगठन था, राष्ट्रमंडल, जिसमें जो ब्रिटेन के गुलाम देश रहे थे वो ही उसके सदस्य राष्ट्र थे। देश के अंदर एक जनमत बन रहा था कि हमें कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल की सदस्यता त्याग देना चाहिए। लेकिन चूंकि भारत जब आज़ाद हुआ उस समय हम सैन्य रूप में बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं थे। तो पंडित नेहरू की ये दूरदृष्टि थी कि आफ्टर ऑल हमें राष्ट्रमंडल से एकदम डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, हमें इसके साथ जुड़े रहना चाहिए। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई सैन्य संकट आएगा देश के सामने, तो ब्रिटेन और कॉमनवेल्थ में जो जुड़े हुए बहुत सारे राष्ट्र हैं वो हमारी सहायता करेंगे। तो इस तरह आप देखें कि सैनिक तथ्यों को आज हम देख रहे हैं कि बाकायदे इसी सैनिक तथ्यों की प्रधानता की वजह से आज हम सैन्य वस्तुओं के निर्माण में और इवन उनके निर्यात में बहुत आगे बढ़त ले गए। दुनिया के तमाम विकासशील देशों को हम सैन्य संबंधी जो हथियार हैं, औजार हैं, उनको बाकायदे निर्यात कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित विदेश नीति का प्राण होता है। राष्ट्रीय हितों को कोई भी देश इग्नोर नहीं कर सकता। कोई भी देश अपने रक्षा सुरक्षा को खतरे में डाल करके कोई भी विदेश नीति को अडॉप्ट नहीं करता है। तो आप देखें कि बाकायदे हमारी विदेश नीति में भी राष्ट्रीय हित जो है बाकायदे दिखाई देते हैं कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाना है ना, और मिलजुल करके वर्क करना है। आंतरिक शक्तियों एवं दबावों का प्रभाव, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो ऐसी कंडीशन में आप देखें कि विपक्ष का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है हमारे ऊपर। और इसके अलावा आप देखें, और इसके अलावा मीडिया है, प्रेस में बराबर न्यूज़ निकलती हैं, खबरें बराबर आती रहती हैं। तो आंतरिक शक्तियों का, और देयर आर सो मैनी प्रेशर ग्रुप्स, बहुत सारे दबाव समूह काम करते हैं देश के अंदर। तो इन सबको देखते हुए भी समय समय पर जो हमारी विदेश नीति है वो करवट बदलती है, उसमें बदलाव होते रहते हैं, है ना। क्योंकि जब देश के अंदर किसी भी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की आलोचना होती है तो हम, या हमारी विदेश नीति की आलोचना होती है, तो उस आधार पर हम अपनी विदेश नीति को मोल्ड करते हैं, थोड़ा उसमें बदलाव लाते हैं। तो इस तरह आप देखें आंतरिक शक्तियों एवं दबावों का प्रभाव भी भारत की विदेश नीति के निर्माण में और समय समय पर जो हम परिवर्तन विदेश नीति में करते रहते हैं, इनका भी बहुत ज़बरदस्त प्रभाव रहता है ना। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत सारे जर्नल्स हैं, इनमें बराबर विद्वान लोग अपने आर्टिकल्स लिखते रहते हैं। इसके अलावा एक बौद्धिक तबका है, बौद्धिक वर्ग है, जो खासकर पॉलिटिकल एलीट है, तो वो लोग भी बराबर लिखते रहते हैं। इसके अलावा हमारी संसद में भी चर्चाएं पर चर्चाएं होती हैं विदेश नीति को लेकर, कि जैसे हमने हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या विदेश नीति का झुकाव इस समय अमेरिका की तरफ है ना, या अमेरिका से हम दोस्ती बहुत ज़्यादा गहराई से बना रहे हैं। क्योंकि इसकी वजह ये है कि दोनों विशाल लोकतंत्र हैं, है ना, समृद्ध लोकतंत्र हैं और ऐसी कामयाब लोकतंत्र हैं। तो इन दैट केस जो है, और इसके अलावा हमें ये भी देखना है विश्व की परिस्थितियाँ, है ना, और अपने देश की परिस्थितियाँ, पड़ोसियों की स्थिति, इन सबको दृष्टि में रखते हुए चाइना को बैलेंस करने के लिए बाकायदे हमने अमेरिका से अपनी फ्रेंडशिप को बहुत अधिक बढ़ाया है, जो कि हमारे राष्ट्रीय हित की डिमांड है ना। शासक कोई भी हो, है ना, कांग्रेस का शासन हो या बीजेपी का शासन हो या किसी और दल का शासन हो, आफ्टर ऑल कोई भी दल राष्ट्रीय हितों को इग्नोर नहीं करता है ना। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आगे के लेक्चर में फिर आपसे डिस्कशन होगा।